इसमें सबसे मेजर रोल जो मुझे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी चीज का है, तो वो इसकी कैलकुलेशन से भी ज्यादा इसके थ्योरी पार्ट का है। इसमें कई स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिनका अगर आप ऑलरेडी फाउंडेशन थ्योरी अपग्रेड करके नहीं बैठे हो ना कहीं आप सीधा एप्लीकेशन के अंदर बहुत अजीब सा फील करोगे कि जो हमने सीखा या जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, वो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे उस पॉइंट के से जो क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। तो इसको एक एक करके मैं डेफिनेशन से समझाता हूँ। आई थिंक नॉर्मल बात तो सबको पता है कि सिंपल का मतलब जब प्रिंसिपल को बेस मानते हो, और कंपाउंड का मतलब जब अमाउंट को बेस मानते हो या इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देते हो साथ के साथ। तो दो डेफिनेशन के अंदर हम इसको लिखते हैं। डेफिनेशन वन, लिख लो एज इट इज। ये इसकी पहली डेफिनेशन। जहां कोई भी डेफिनेशन यूज होगी, ऑब्वियसली बात है हल्की सी थ्योरी भी आई है हिंदी में। इसको हिंदी में लिखना, डेफिनेशन बोल देता हूँ। चक्रवर्ती ब्याज में चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन के साथ साथ मूलधन के साथ साथ प्रत्येक वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है। कर लेना डेफिनेशन। अब देखो शांति से, जो बात मैंने अभी बोली उसकी कैलकुलेशन सेटल करते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए हमारे पास है, 10% पर एनम रेट से 4 साल के लिए हमने उधार दिए, और हमें देखना है फाइंड करके 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो। फिलहाल कोई शॉर्टकट अप्रोच नहीं, आराम से बस क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, और जो वहां लिखा है आपने वो स्टेप वेरीफाई करके देख लो। 10,000 है, तो फर्स्ट ईयर यानी 1 साल के टाइम में आप कितना इंटरेस्ट क्लेम करने वाले हो, जो आपकी रेट है। और आपकी रेट कितनी परसेंट है, तो इसको सामान्य भाषा में 10वां हिस्सा भी कह देते हैं किसी भी चीज का। 10% मतलब 10th पार्ट है, 10वां हिस्सा है। तो 10,000 का 10वां हिस्सा कितना आएगा, 1,000। मतलब जब 1 साल पूरा होगा तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1,000। जब सेकेंड ईयर स्टार्ट करोगे आप, तो सबसे पहले आपको ये 1,000 फिर से रिपीट करना होगा, क्योंकि मूलधन हमारा अभी वापस नहीं आया। इसको और डीप में लिख के समझाऊं तो ये समझो कि 1 मार्च 2017 को मैंने पैसा उधार लिया, तो 1 मार्च 2018 को जब 1 साल कंप्लीट हुआ तो 1 साल का ब्याज कितना बन गया, 1,000। अगला साल जब कंप्लीट होगा 1 मार्च 2019 को फिर से 1 साल कंप्लीट हो गया, तो मूलधन के ऊपर फिर से एक बार 10वां हिस्सा ब्याज बन गया। लेकिन इस प्रोसेस में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो भी हमने सामने वाले को वापस नहीं दिया अभी, तो ब्याज के ऊपर भी वो ब्याज लगाना शुरू कर देगा, और 1,000 का 10वां हिस्सा निकालेगा, जो कितना बन जाएगा हमारे लिए 100। थर्ड ईयर कैसे चलने वाला बताओ फिर। ये वाला 1,000 रिपीट होना ही होना है, और उसका रीजन क्या है, ये प्रिंसिपल पे काउंट हो रहा है। जब तक हम प्रिंसिपल सामने वाले को ना लौटा दे, ये बार बार बनता रहेगा। अब देखो ऊपर से ये 1,000 और 1,000 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। दोनों का 10वां हिस्सा, मतलब कितने कितने रुपए बन के आए, और फिर 100 का भी 10वां हिस्सा कितना बन गया। ये थर्ड ईयर हो गया। फोर्थ ईयर में क्या होने वाला है बताओ। सबसे पहले ये 1,000 आएगा। अब आराम से कैलकुलेट करो, 1,000 कितनी बार आए हैं, 1, 2 और 3, तो इसका 10वां हिस्सा कितना बन जाएगा, 100। वो कितने बार लिखा जाएगा, 3 बार। आगे चलो, अभी 100 कितनी बार आया है, 1, 2 और 3, तो इसका 10वां हिस्सा 10 बनेगा, ये भी 3 बार आएगा।
और इवेंचुअली 10 का भी 10वां हिस्सा कितना बन जाएगा, 1। तो 4 साल में जाके ये पूरा इंटरेस्ट बिल्ड होगा। अब कैलकुलेट करो जरा इसे कितना बन जाएगा। तो हो गया 1000 दिख रहा है सीधा सीधा 4 बार, तो क्या वो 4000 हो गया। 100 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 600 और आ गया। और 10 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, 40 और 1 41, तो कितना बन जाएगा 4641 पूरा से। अमाउंट निकालनी है तो प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे 10,000, ठीक है, नोट करो इसको। फिर याद करवा रहा हूँ उसको सही से समझने के लिए। ये काम दिमाग के अंदर बैठा लो अभी से कि नेक्स्ट 20 मिनट 25 मिनट जब तक मैं सारे एस्पेक्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर ना कर दूं, तब तक दिमाग के नसें खुली रखो, आंखें ओपन रखो, कान ओपन रखो, लेकिन जुबान बंद रखो, पूछना कुछ नहीं है तब तक। ये अजीब लग रहा है, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, जितने क्वेश्चन है सब दबा लेना अपने अंदर। केवल एनसीईआरटी ये बात क्यों बोले कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हम भी तो बोलेंगे, अब नेक्स्ट आवर में सीखेंगे। हो गया, टेबल छाप ली पूरी पूरी एज इट इज। एक तो आगे चल के कुछ बातें बताऊंगा, अभी ध्यान रखना कि ये टेबल जो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का रामबाण है। मान लीजिए कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे जो आपने सीआई के बारे में सीखा वो किसी भी रूप में वहां अप्लाई नहीं हो रहा ड्यू टू सम सर्टेन रीजन की, साइकिल पूरा नहीं होया, टाइम को तोड़ दिया। कई क्वेश्चन आपको ध्यान भी आते होगा तो याद कर पा रहा हूँ मैं। 1 and 1/3 ईयर आ जाता है कभी कभी, 2 and 1/5 ईयर आ जाता है। इस टाइप की हरकतें भी दिखती हैं जहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेगमेंट कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वहां पर भी ये हमेशा आपके साथ रहेगी। इस टेबल को ध्यान रखना है, रामबाण किसी भी रूप में काम करती है। अब मैं सीआई की सेकंड डेफिनेशन में मूव करता हूँ, ये नोट कर लो एज इट इज। हिंदी में लिख लीजिए। चक्रवर्ती व्यास में, चक्रवर्ती व्यास में वर्तमान वर्ष का मिश्र धन, वर्तमान वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन समझा जाता है। अगले वर्ष के लिए मूलधन समझा जाता है। देख लिया, वर्तमान वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन समझा जाता है। होगी नोट डेफिनेशन पूरी। जो ये पॉइंट हमने अभी लिखा है, अब एक बार इसका और देखो आराम से। प्रिंसिपल कितना लिया था हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें, 10,000। रेट कितनी अज्यूम करके चले थे, 10% पर एनम। और टाइम कितना लिया था हम लोगों ने, 4 साल का। निकालना क्या था सीआई, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए 10% रेट पे, यानी जिसका मतलब 10वां हिस्सा है। तो 10वां हिस्सा अप्लाई करोगे तो एक साल में कितने रुपए का ब्याज बनेगा, 1,000 का।
तो क्या एक साल बाद जो हमारा अमाउंट होगा वो 11,000 बन जाएगा? हमने किसी को 10,000 कैरी किया, कितना बन गया वो? 11,000। पैसा वापस आया नहीं तो हमने क्या किया? 11,000 के ऊपर ही चार्ज लगा दिया। कंपाउंडिंग का यही मतलब है। तो इसका 10th पार्ट निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 1100। और इसे ऐड करोगे तो 2 साल बाद जो अमाउंट बनेगी क्या वो 12,100 हो जाएगी। अब 2 साल बाद भी पैसा वापस नहीं आया तो हमने इसी को बेस मान के फिर से चार्ज काउंट कर दिया। और कितना निकला? 1210। ये ऐड करोगे तो 3 साल बाद ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? 13,310। और क्योंकि पैसा अभी एक साल और चलना है तो इसका 10वां हिस्सा और निकाल दिया, जो कितना बन गया? 1331। और इसे कैरी करोगे तो 4 साल की अमाउंट 14,641 हो जाएगी। अब बताना पैसा उधार कितना दिया था हम लोगों ने? 10,000। बन के कितना आया? 14,641। अगर उसमें से माइनस करोगे 14,641 में से 10,000 तो सीआई बचेगा वो 4,641 बचेगा। पीछे भी आपने यही निकाला। तो जो ये वाला प्रोसेस है सबसे ज्यादा आपने यही यूज किया हुआ स्कूलिंग में। इसे अक्यूमुलेट करके एक फॉर्मूला बना देते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर टी। एक साथ इकट्ठा कर देते हैं और सीआई के नाम पे हमने ये सीखा हुआ है। अमाउंट कैसे निकालती है? सीआई -1 कर देते हैं उसी चीज पे। नोट कर। फिर याद दिला रहा हूँ इसी बीच बीच में। सीखने के लिए श्रद्धा होना जरूरी है, शांति रखना। अभी कंफ्यूज करने वाला है, मतलब मैं कंफ्यूज करने वाला हूँ। अब इस डेफिनेशन के बाद जो ये मेथड अप्लाई किया है बेसिक्स में, यहीं से सीआई की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अराइज होनी शुरू होती है। हो गया? चलिए खेल शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखो। द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ 30,000 रुपीज, 30,000। प्रिंसिपल ऑफ 30,000 रुपीज अमाउंट्स टू 43,200 रुपीज, 43,200। 43,200 rupees in 10 years, in 10 years at certain rate of compound interest, at certain rate of compound interest. Then what will be compound interest on 14,000 rupees? Then what will be compound interest on 14,000 rupees at same rate after 5 years?
at same rate after 5 years. हिंदी वाले 30,000 रुपए का मूलधन, 30,000 रुपए का मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्षों में, 10 वर्षों में 43,200 का मिश्र धन देता है, 43,200 का मिश्र धन देता है। तो 14,000 के मूलधन पर, 14,000 के मूलधन पर समान ब्याज दर से, समान ब्याज दर से 5 वर्षों का, 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्यों आंसर कितना आ रहा है? एक ही क्वेश्चन में खोपड़ी हिल। कुछ नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लोग थ्योरी के अंदर बोर हो रहे हो, तुम बता रहा हो कि सीखना बाकी है। अच्छा दोबारा सीखना शुरू करो, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो, ये अभी होगा नहीं। ठीक है, जो हमने अभी डेटा लिखा है एक बार के लिए मैं उसको रीराइट करता हूँ और कुछ चीजें समझना शुरू करना। अब प्रिंसिपल 10,000 था, अमाउंट वन जो थी वो 11,000 थी, सही है। तो इनका जो रेशियो बन रहा है, सारे बच्चे बना के देखो वो कितना बन रहा है, 10:11 का। अच्छा अमाउंट वन जो है ना वो तो 11,000 थे, और अमाउंट टू जो थी वो 1:1:0:0 थी। अगर मैं इनका रेशियो बनाने की कोशिश करूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिलेशन, अब इधर बचा 110 और इधर बचा 100। अब जानते हैं 11 से कट जाएगा ये 10 पर और 11 पर, रेशियो फिर से कितना आ गया, 10:11। चलो ठीक है, अमाउंट टू से मूव करता हूं अमाउंट थ्री पे, ये 12,100 था और ये 13,310, जीरो से जीरो कटेगी। अब आराम से बताओ कितने बच्चे जानते हैं कि ये 121 इंटू 10 जो लिखा गया है, 121 11 का स्क्वायर होता है, और 1331 जो 11 का क्या होता है, क्यूब। तो 2 बार 11 कैंसिलेशन हो जाएगा, रेशियो फिर से कितनी आ जाएगी, 10:11। एंड नीडलेस टू से अगर आप अमाउंट 3 से अमाउंट 4 ट्राई करोगे तो फिर से उसकी रेशियो कितनी नजर आने वाली है, 10:11 की। इससे क्या समझ में आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर टाइम को इक्वल डाल दिया जाए तो प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो फिक्स हो जाते हैं। टाइम को इक्वल डाल दिया जाए, यहाँ गैप कितने साल का है, 1 का, तो यहाँ पे कितने साल का है, 1 का, यहाँ पे कितने साल का है। अब 1 1 ईयर के गैप में आप थ्रू आउट चेक करते चलना, आपकी रेशियो 10:11 का ही बिहेवियर दिखाएगी। लेकिन अब मैं दूसरा पॉइंट पूछता हूँ, रेशियो के कांस्टेंट होने के लिए टाइम का गैप इक्वल होना चाहिए या टाइम का गैप 1 ईयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या वो ग्रेटर देन 1 ईयर हो सकता है, यस। क्या वो लेस देन 1 ईयर हो सकता है, यस। कैसे, अब इस पॉइंट को और आराम से वेरीफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका प्रिंसिपल कितना था, 10,000। अब मैंने एक अमाउंट छोड़ दी, मैं सीधा 2 ईयर्स में चला गया, गैप लेके 2 साल का। तो अपने कहा ये अमाउंट आपकी बनी हुई थी 12,100, और यहां से फिर मैंने 2 साल का गैप लिया और 4 साल पे बनी हुई थी 14,641। तो सबसे पहले मैंने इनके बीच रेशियो बनाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितनी रेशियो आ गई, 100 और 121 की। तो जब मैं अमाउंट टू से ट्राई करने वाला हूं अमाउंट 4, अमाउंट टू मेरी आई हुई है 1:1:0:0, और जो ये नंबर लिखा गया है 14641, आप में से काफी कम बच्चे जानते होंगे 121 का ही स्क्वायर लिखा हुआ है, 11 की पावर 4 बोल दूंगा मैं इस चीज को। तो 121 से 121 कट गया, फिर से रेशियो कितनी आ गई, 100 और 121। तो 1 ईयर पे अपनी अलग रेशियो है, 2 ईयर पे अपनी एक अलग रेशियो है, 3 ईयर गैप कर दूंगा तो एक अलग रेशियो आ जाएगी, लेकिन एवरी 3 ईयर पे वो रेशियो कांस्टेंट जरूर रहेगी।
जैसे कि इस बार बिना लिखे समझाने की कोशिश करता हूं। आप अगर रेशो को देखने की कोशिश करो, सीधा सीधा कनेक्ट करके यहां से यहां पे प्रिंसिपल से अमाउंट 3 पे चले जाओ, क्या रेशो नजर आ रही है? एक एक जीरो कम होगी, 1000 और 1331। तो अमाउंट 3 से अगर आप 3 साल बाद ट्राई करते हो अमाउंट 6, तो फिर से क्या रेशो रिपीट होगी? 1000 और 1331। तो एक्चुअल में सारा का सारा गेम कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज समझने का है, क्या आपने टाइम का स्लॉट सेम बना रखा है? अगर आप टाइम का स्लॉट सेम बना दोगे तो आपका प्रिंसिपल और आपकी अमाउंट हमेशा इक्वल बिहेवियर दिखाना शुरू कर देगी। अगर मैं बोलता हूं कि 1 से 2 बनेगा कितने साल में? एन ईयर में, तो क्या बोलोगे? एवरी एन ईयर में 1:2 का बिहेवियर दिखता रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि 5:8 बनेगा कितने टाइम में? 10 साल में, तो अब क्या बोलोगे? हर 10 साल में 5:8 ही चलता जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि 3:7 बनेगा कितने साल में? 12 साल में, तो अब बोलोगे हर 12 साल में 3:7 का बिहेवियर ही आता जाएगा। तो थ्योरी के रूप में बताओ क्या लिखूं इस चीज को? नोट करो, द रेशियो ऑफ the ratio of principal and amount in compound interest is constant for fixed time cycle। इसमें जो हाईलाइट करने लायक शब्द है ये फिक्स टाइम साइकिल। समान समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कांस्टेंट हो जाता है। लिखो स्थिर, तो क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट हो जाता है। अगले पॉइंट है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन लिखना शुरू करो पहले, फिर उस क्वेश्चन तक डाइवर्ट करूंगा जो लिखवाया था वहां तक भी लेके जाऊंगा। वो इस साल का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाला है जब पहली बार देखेगा तो, जो लिखवा चुका हूं। देखो, a certain money at compound interest becomes become twice of itself in 3 years. 3 years. In how many years? In how many years it will become 16 times of itself. 16 times of itself. हिंदी वाले, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पे 3 वर्षों में अपने आप का एक सेकंड में क्वेश्चन गलत ना लिखवा बैठा हूं, स्टेटमेंट दोबारा बता। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ओके। और 16 टाइम पूछा आपसे। हिंदी वाले बताओ क्या लिखवाया था? हिंदी कहाँ तक लिखा था? 3 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाती है। अपने आप का 2 गुना हो जाती है, तो 16 गुना कितने वर्षों में होगी? 16 गुना कितने वर्षों में होगी? अमाउंट का फॉर्मूला क्या सीखा था आज? ये सही है। 2 बातें मुझे आपसे जाननी है, इधर देखो। पहली बात, ए की पावर x ऐसा लिखा गया है और बराबर है ए की पावर y लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर आपको इफ कंडीशन में ये दे रखा हो तो क्या आप देन कंडीशन में कहेंगे कि x मस्ट बी इक्वल टू y होना चाहिए? ये आप जानते हैं।
और दूसरी बात, अगर लिखा जा रहा है a की पावर x ब्रैकेट लगा दी जाए ऊपर y, तो आप पढ़ते हो ब्रैकेट के बाद पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बेसिक सी बात है, ध्यान से। अमाउंट का फॉर्मूला अपना ये ना, ये अमाउंट क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल। सही बात है, किसी रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन कितना टाइम लगेगा उस काम के लिए, 3 साल, ऐसा बोला जा रहा है। तो p से p कट कर दूं, तो 2 किसके बराबर आ गया, 1 प्लस आर बाई 100 रेज्ड पावर कितना, 3। ये सही है। अब बताओ फिर से, अमाउंट का फॉर्मूला है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज्ड पावर t। इस बार ये चाहता है कि अमाउंट 16 टाइम ऑफ द p हो जाए, ये पूछा गया आपसे। बराबर है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज्ड पावर t। तो p से क्या, p कैंसिल हो गया, जो 16 लिखा गया है क्या वो 2 की पावर 4 होता है, 2 इंटू 2 ये किसके बराबर है, 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी के। और जहां तक मुझे ध्यान है 2 का मान बराबर था इसकी पावर 3 के। तो अगर मैं 2 को रिप्लेस कर दूं यहां से, मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। ये तो 2 का मान है, और इसके बाहर पावर कितनी लिखी हुई है, ये इसके बराबर हो गया। तो क्या दोनों का बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर को क्या मानना पड़ेगा, सेम। और ब्रैकेट होने पर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 4 होने पर मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 12। तो इधर पावर 12 है और इधर पावर टी है, तो टी का मान डायरेक्टली कितना बन जाएगा यहाँ से, 12 ईयर्स। मैं एक स्टेप लिखने में प्रेस कर रहा हूँ, इसलिए सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। एज ऑन बेसिक्स अगर हम दिमाग डालेंगे तो कहानी ये है, यानी जितनी बार ये क्वेश्चन मेरे को 8वीं क्लास के बच्चे को करवाना पड़ेगा, मैं ऐसे ही करवाऊंगा, मजबूरी है ना, क्या बोलते, स्कूल में पूरा करवाना पड़ता है चीजों को। 8 क्लास के बच्चे को तो ये समझाएंगे, कंपटीशन वाले से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो ऐसे समझेगा जाकर, यहाँ फर्क पड़ता है। तो उसी पॉइंट को जल्दी करने के लिए हम किससे डील करते हैं, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स, वर्डिंग्स एंड रेशोस, ये पर्पस उसी का है। तो उसमें हमें क्या अभी अभी बताया गया था, कुछ ऐसी स्टेटमेंट। तो क्या मैं ये समझूं कि अगर मैंने किसी को 1 रुपए उधार दिए तो वो कितने बन गए, 2। और ऐसा होने में जो टाइम लगा वो कितने साल लगा, इसका मतलब है अगर मैं अपना पैसा आगे फिर 3 साल उधार दे दूं तो क्या फिर से मेरा पैसा डबल हो जाएगा, रेशो फिर से कितनी आ जाएगी मेरी, 1:2। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। आगे फिर से 3 साल उधार दे दूं फिर मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 4 का डबल कितना हो गया, 8। और आगे फिर 3 साल उधार दे दूं तो फिर मेरा पैसा डबल हो जाएगा, और 8 का डबल कितना हो गया मेरा, आपने बोला यही तो चाहिए था, 16 गुना। तो अब देख लो, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, तो सीधा बता दो 12 ईयर्स में। एक मेथड ये होता है करने का। तो चॉइस आपकी है, कौन से को प्रेफर करो, नोट करो। धीरे धीरे सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से, टाइम लगेगा, बस लेक्चर 2 घंटे का होना चाहिए था। एक काम, जो कहानी शुरू की अधूरी रह जाएगी वो भी। एक और सेम क्वेश्चन देता हूँ बना मुझे। A certain money becomes 3 times of itself, 3 times of itself in 5 year, at compound interest, at compound interest, in how many year, in how many year it will become, it will become 27 times of itself,
27 टाइम ऑफ इटसेल्फ, दोबारा चेक, 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 15 टाइम का हिंदी में लिखो। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पे 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह है, कितने वर्षों में यह 27 गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। बताओ, पहले आपने एक लिखा प्रिंसिपल और अमाउंट कितने लिखी 3, और ऐसा होने में टाइम कितने साल लगा 5, यानी प्लस में फिर से 5 साल कर दोगे तो पैसा फिर से 3 टाइम हो जाएगा। तो बोलो 3 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद फिर से 5 साल कर दोगे तो 9 का 3 टाइम हो जाएगा, और वो कितना बनेगा 27 जो आपको चाहिए था। देखो इधर, और इसमें जो कंफ्यूजन हो अभी पूछ लेना। उसने कहा बात ऐसी, अगर आप 5 साल टाइम देते हो तो ये 1 से कितना बन जाएगा 3, तो मैंने ये समझा कि फिर से अगर मैं 5 साल और उधार दे दूं तो पैसा फिर से कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम, और आगे फिर 5 साल उधार दे दूं तो पैसा फिर कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम, तो कुल मिलाकर ऐसा होते होते पैसा कितना बन जाएगा 27 टाइम्स। तो ऊपर पढ़ लो 5 + 5 + 5 कितना टाइम हो गया 15 साल। क्लियर रहेगी प्रॉपर्टी, देखो द प्रिंसिपल ऑफ 2800 rupees, 2800 rupees amounts to 3500 rupees, 3500 rupees in 3 years, in 3 years at compound interest, at compound interest. What will be what will be the amount after 6 years at same rate? What will be the amount after 6 years at a same rate? हिंदी में लिखो, 2800 का मूलधन चक्रवर्ती ब्याज पे, 2800 का मूलधन चक्रवर्ती ब्याज पे 3 वर्षों में 3500 का मिश्रधन देता है, 3500 का मिश्रधन देता है। तो उसी ब्याज दर से तो उसी ब्याज दर से 6 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, 6 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? बनी बात कुछ? अच्छा देखो सामने, हमने पैसा उधार कितना दिया भाई 3500, अच्छा 2800 उधार दिया, और कितना टाइम लगा 3 साल, ये कितना बन के आ गया हमारे पास वापस 3500। ये 6 साल बाद जानना चाह रहे हैं, इसका मतलब है और 3 साल बाद जानना चाह रहे हैं, 3 साल तो हो ही गए ना यहाँ तक, और 3 साल का निकाल दूंगा, तो हमने बोला टाइम सही है, आपने बोला टाइम तो यहाँ सेम हो गया, तो जो इनकी रेशियो आएगी आगे भी वही रेशियो आएगी, तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35, इनकी रेशियो कितनी है, तो हमारा पैसा 4 से बढ़ के कितना हो रहा है 5, तो आगे अगर लेके जाऊंगा तो फिर हमारा पैसा 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा 5, रेशियो तो 4:5 ही रहेगी,
4 से उड़ा दो, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो ये 4000 तो हो ही गया, और 15 25 375, 4375। 6 साल बाद जो अमाउंट आएगी वो 4375। यही तो सिखा रहा था, जब ट्वाइस कर सकते हो 3 3 साल में, थ्राइस कर सकते हो, तो 4 रेशो कैंच कर सकते हो। चेंज ही तो होना है उसी फॉर्मेट में। भाई आपको क्या लगा कि अगर ट्वाइस होगा तो हर बार क्वेश्चन जितनी बार आएंगे ट्वाइस पे ही आएंगे, थ्राइस पे ही आएंगे? 1.2 टाइम नहीं हो सकते, 1.25 टाइम नहीं हो सकते। रेशियो मेंटेन रखनी है, कितने भी टाइम करवा दो, उसमें क्या है। तो 4:5 का मतलब क्या होता है देखोगे तो 1.25 टाइम्स। पिछले दो क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस पे थे, इस बार 1.25 टाइम हो रहा है प्रिंसिपल। ओके चीज। 9 साल का पूछता था, निकालना नहीं है, रैंडम पूछ रहा हूं। 9 साल का पूछता था, जो यहाँ वाली वैल्यू आ गई, एक बार फिर से क्या कर देंगे, 5/4। जब तक आगे जाते रहेंगे तब तक बेस यही बनाएंगे कि 5 को ऊपर रख लेंगे और 4 को नीचे, क्योंकि 4 यहाँ प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव है, 5 यहाँ पे अमाउंट का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर उसने 9 साल और 6 साल का देखे प्रिंसिपल पूछा होता, तब क्वेश्चन पीछे लाना होता। तब क्या करते, 4 को ऊपर कर देते, 5 को नीचे, क्योंकि तब पीछे मूवमेंट करनी होती है उस चीज में। इतना क्लियर है यहाँ तक का? अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट समझने का टाइम आ गया। आपको ये रेशियो पढ़ने पड़ेगी, और अभी मैं एक मिनट रुक के पूछ लेता हूँ आगे जाने से पहले, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जी और बता दो। ओके है, इसको डिटेल मेथड में लिखना पड़ेगा? नहीं, काम चल जाएगा इस। ठीक है, जो आपने ये कहा कि रेशियो कांस्टेंट होती है, एक्सपेरिमेंट करके देखा रेशियो कांस्टेंट होती है, ये आपने लिख लिया कि रेशियो कांस्टेंट होती है, उसमें आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि नहीं किया? पर ईयर रेशियो कितनी आ रही है, 10 11 10 11 10 11 10 11, ये कितने साल का गैप है, 2 साल गैप होती, क्या वो 100 और 121 बन गई? क्या वो 10 और 11 का 21 गैप था? और 3 साल का गैप होते वो 1000 और 1331 बन गई, वो 10 11 का ही क्यूब था। जब आप बेसिक फॉर्मूले के अंदर बोल देते हो कि टाइम कहाँ रखा हुआ है, मल्टीप्लाई में या पावर में? पावर में रखा हुआ है ना, इसका मतलब टाइम बढ़ाने का मतलब सीआई में एक्सपोनेंट होता है, ना कि मल्टीप्लायर। तो टाइम 1 साल रहेगा तो बेसिक रेशियो आएगी एम रेशियो एन। 2 साल हो जाएगा तो क्या आना चाहिए, एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। 3 साल होगा तो क्या आना चाहिए, एन क्यूब एंड एन क्यूब। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात फिर मिस करोगे शायद, ये 1 2 3 साल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, 1 2 या 3 साइकिल्स के रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि टाइम हमेशा 1 ईयर नहीं होता। ट्वाइस होने में अगर 5 साल बोल दिया तो आप 5 साल बाद ही अप्लाई करोगे उस चीज को। थ्राइस होने में अगर 4 साल बोल दिया तो आप 4 साल बाद ही अप्लाई करोगे। 2800 से 3500 अगर 3 साल में बना है तो आप 3 इयर्स पे अप्लाई करोगे। तो कहने का मतलब है कि 3 साल को ही आपने एक साइकिल समझा हुआ है, तो 6 साल कितने साइकिल हो जाएंगे, दो। 3 साल अगर एक साइकिल है तो 6 साल कितना हो जाएगा, दो। तो जो अगर 3 में रेशियो 4:5 आई होगी, तो 6 में उसका स्क्वायर ही आएगी। 4:5 का कितना होता है, 16 और 25। बात समझ पा रहे हो हल्की हल्की? अब वो क्वेश्चन बताना जो स्टार्टिंग में दिया था। 30,000 रुपए थे प्रिंसिपल किसी के पास, अमाउंट बन गई उसकी 10 साल बाद, है ना, 43,200, और कोई प्रिंसिपल है कितना, 14,000 का। वहां अमाउंट कितने साल के बाद पूछ जा रही है, 5 साल के बाद। अमाउंट है सीआई है, जो भी है, मतलब सीआई होगा तो सीआई निकाल देंगे, अमाउंट होगा तो अमाउंट निकाल देंगे। अब ये बताओ, इन दोनों केस में एक कॉमन पॉइंट यही है कि रेट सेम है, ये बात क्लियर है, तो रेशियो का बिहेवियर सेम होना चाहिए। फिर एक एग्जांपल मैं रैंडम बोलता हूँ, मान लीजिए आपकी रेट 5% है, तो 5% होता है 1/20। तो अगर यहाँ 20:21 होगा, तो 5% होने की वजह से यहाँ भी 20:21 ही आएगा। वैल्यू तो अलग अलग होंगी ना, रेट सेम होने का मतलब रेशियो क्या आएगी, सेम। चलो ये ठीक है। यहाँ गैप कितने साल का है, 5 का, और यहाँ गैप कितने साल का है, 10 का। तो 5 से 10 पे जाते हैं तो कितना टाइम टाइम हो रहा है, ट्वाइस। और फिर कह रहा हूँ टाइम मल्टीप्लायर नहीं होता, टाइम पावर होता है। अगर 5 को एक साइकिल अज्यूम करोगे तो 10 का मतलब कितने साइकिल हो जाएंगे, 2 साइकिल। मतलब अगर यहाँ m रेशियो n आएगी तो यहाँ जो भी आएगा वो m स्क्वायर और n स्क्वायर आएगा। ये बात समझ में आ गई आपकी? तो इस हिसाब से अगर मैं डालता हूँ लॉजिक को, तो सिंपल सी बात है, 2 जीरो से
दो जीरो कैंसिल होगी। अब इस चीज को बड़े आराम से 6 से उड़ा दो, 6 पंजे 30, इसको 6 से उड़ा दो, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 2 से कट करोगे तो कितना बन गया 25 और 36। तो m स्क्वायर n स्क्वायर किस रेशियो में आ गई 25 और 36, मतलब जो यहाँ बेसिक रेशियो थी वो 5:6 थी। अब बताओ क्या पूछा था आपसे, अमाउंट या इंटरेस्ट, पढ़ के आना। इंटरेस्ट, तो कोई चीज 5 से 6 हो रही है तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कितने पे 5 पे, तो इसका 1/5 इंटरेस्ट आएगा। जो सी आई बनेगा वो कितना हो जाएगा 28। अगेन कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा तो आधे बच्चे खोपड़ी खा जाएंगे क्वेश्चन पहली बार जब रिपीट होगा, इस तरीके से सीआई पूछा नहीं गया। और अभी मैंने जितना भी आपको सीआई में सिखाया है ना, ये एक्चुअल जो मैं सीआई सिखाने वाला हूँ उसका मात्र 12% है। हालांकि इसमें क्वेश्चन ऐसे बना दिए जो नॉर्मल नहीं देखे जाते, फिर भी कह रहा हूँ कि 12% एक्चुअल सीआई जितना मुझे आपको सिखाना है। हाँ, पर थोड़ा दुखास कर, अगली कहानी अगली क्लास में शुरू करूंगा, फिर स्टार्टिंग से मिस मत करना, फिर कह रहा हूँ। 2 घंटे का लेक्चर होता तो मैं एक बार में सारी थ्योरी क्लियर कर देता, अभी लगेगी एक लेक्चर और लगेगा थ्योरी समझने।